दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस सेंटर में। ज्योग्राफी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग समझेंगे कि लैंगिक असमानता के भौगोलिक आयामों का विश्लेषण कीजिए। लैंगिक असमानता के भौगोलिक आयाम क्या क्या है, इसका विश्लेषण करने के लिए कहा जा रहा है। साथ में भारत में लिंगानुपात एवं महिला स्थिति पर प्रकाश डालिए। भारत में जो लिंगानुपात है, लिंगानुपात क्या होता है, मतलब किसी भी क्षेत्र में 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं, उसी को लिंगानुपात कहा जाता है। और वहां पर महिलाओं की स्थिति क्या है, इसके बारे में आपको बताने के लिए कहा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 15 नंबर के लिए, ठीक है। इसको फिक्स कर लीजिए, ये क्वेश्चन आएगा और आराम से इसको पढ़ के जाइए, समझ के जाइए और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दिए ताकि वह भी पढ़ के जा सके। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समझते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को। वीडियो को स्किप नहीं करना है, आराम से इसको देखिए, समझिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में। कहा जा रहा है कि लैंगिक असमानता का अर्थ समाज में स्त्री और पुरुष के बीच अवसरों, संसाधनों, अधिकारों तथा सामाजिक प्रतिष्ठा के असमान वितरण से है। क्या कहा गया? जो लैंगिक असमानता है, जो आपका लैंगिक असमानता है, इसका मतलब क्या है? समाज में जो स्त्री और पुरुष के बीच में अवसरों का, संसाधनों का, अधिकारों का और जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, उसका जो असमान वितरण है, उसी को लैंगिक असमानता कहा जाता है। यह केवल सामाजिक समस्या नहीं है, बल्कि इसका स्पष्ट भौगोलिक स्वरूप भी दिखाई देता है। कहा जा रहा है कि ये सिर्फ समाज का समस्या नहीं, बल्कि इसका स्पष्ट भौगोलिक स्वरूप भी दिखाई देता है। विभिन्न क्षेत्रों, राज्यों तथा ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति अलग अलग होती है। कहा जा रहा है कि अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं का जो स्थिति कहीं पर अच्छा, कहीं पर खराब दिखाई देता है, अलग अलग दिखाई देता है। इसलिए सामाजिक भूगोल में लैंगिक असमानता का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। सामाजिक भूगोल में, या फिर क्योंकि हम लोग यहाँ पर पढ़ ही रहे हैं सोशल ज्योग्राफी, तो यहाँ पर भी इसका जो कह सकते हैं अध्ययन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखेंगे लैंगिक असमानता के भौगोलिक आयाम क्या क्या है। जो लैंगिक असमानता है, इसके भौगोलिक आयाम क्या क्या है? शिक्षा का आयाम है, स्वास्थ्य का आयाम है, ठीक है। इसी तरह से जो जो लैंगिक असमानता है, इसके भौगोलिक आयाम क्या क्या देखने को हमें मिलते हैं। पहला आपका शिक्षा में असमानता। आपको शिक्षा में असमानता देखने को मिलता है। देश के विभिन्न भागों में महिला साक्षरता दर में काफी अंतर पाया जाता है। क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ पर बहुत सारे राज्य हैं, तो उस हिसाब से विभिन्न भागों में महिला साक्षरता दर में काफी अंतर पाया जाता है। दक्षिणी राज्यों जैसे केरल और तमिलनाडु में महिला शिक्षा का स्तर अपेक्षाकृत उच्च है। जो वहाँ पर महिलाओं का शिक्षा स्तर है वो अच्छा है, जबकि बिहार, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में यह अपेक्षाकृत कम है। महिलाओं की शिक्षा में कमी के कारण उन्हें रोजगार, स्वास्थ्य तथा निर्णय लेने के अवसर सीमित रूप से प्राप्त होते हैं। क्योंकि महिलाओं का अशिक्षित होना या फिर महिलाओं में शिक्षा का कमी होने के कारण उनको निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्वास्थ्य जैसी कैसे जो स्वास्थ्य वाली चीजें होती है, जो रोजगार है, उन सब चीजों में सीमित अवसर मिल पाता है। तो ये सब क्या है, लैंगिक असमानता के प्रमुख आयाम है। दूसरा जो यहाँ पर लैंगिक असमानता का आयाम है वो है स्वास्थ्य संबंधी असमानता। स्वास्थ्य संबंधी असमानता यहाँ पर देखने को मिलता है। महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाओं तक समान पहुंच प्राप्त नहीं होती। महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाओं तक समान पहुंच प्राप्त नहीं होती। दोस्तों हम लोग कुछ यहाँ पर बात ऐसे जो बहुत पीछे का लिखा हुआ है, कुछ ऐसा बात है जो आज के टाइम का लिखा हुआ है। क्योंकि आज ऐसा कोई नहीं करता है कि महिलाओं को उतना इलाज ना दे जितना पुरुष को देता है। सभी लोग चाहते हैं कि जितना पुरुष को फायदा उतना महिलाओं को, जितना पुरुष को अधिकार मिल रहा है उतना महिलाओं को अधिकार मिले, ठीक है। तो आज के जमाने का हम लोग बात भी यहाँ पर करेंगे। तो स्वास्थ्य संबंधी असमानता यहाँ पर देखने को मिलता है। महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाओं तक समान पहुंच प्राप्त नहीं होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसव संबंधी सुविधाओं का अभाव, कुपोषण तथा मातृ मृत्यु दर जैसी समस्याएं अधिक देखने को मिलती है। क्योंकि गांव में अस्पताल नहीं होता है, ठीक है। गांव में जो सुविधाएं होती है, जो स्वास्थ्य सुविधाएं होती है, उसका अभाव होता है। हॉस्पिटल नहीं होते नज़दीक में। कुपोषण का लोग शिकार होते हैं क्योंकि उतना आय नहीं होता है। जो मातृ मृत्यु दर है, मतलब जन्म देते टाइम जो माँ का मृत्यु हो जाता है, उसका जो दर है, ये सारी समस्याएं यहाँ पर अधिक देखने को मिलता है गाँव वाले क्षेत्रों में। दूरस्थ एवं पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी महिलाओं की स्थिति को और कमजोर बनाती है। कहा जा रहा है कि जो दूरस्थ क्षेत्र है या फिर जो पिछड़े क्षेत्र है, वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है। इसके कारण वहाँ पर महिलाओं का जो स्थिति वो और ज़्यादा कमजोर होता जा रहा है। तीसरा जो इसका आयाम को हम लोग देखेंगे वो है आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता देखने को मिलता है महिला और पुरुष के बीच में। महिलाएं कृषि, घरेलू उद्योग तथा असंगठित क्षेत्र में बड़ी संख्या में कार्य करती हैं, लेकिन उन्हें पुरुषों की तुलना में कम वेतन प्राप्त होता है। भूमि एवं संपत्ति के स्वामित्व में भी महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। जो भूमि और संपत्ति का स्वामित्व है, मतलब जो पिता के बाद उत्तराधिकार बनेगा वो कौन बनेगा? लड़का बनेगा, पुरुष बनेगा। तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि जो भूमि और संपत्ति का स्वामित्व है, उसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत ही सीमित है। आर्थिक निर्भरता लैंगिक असमानता को बढ़ावा देता है।
जो आर्थिक निर्भरता है, मतलब जिसके पास आर्थिक निर्भरता है वो क्या करता है, लिंग असमानता को बढ़ावा देता है। जैसे अगर पुरुष ही हमेशा रईस रहे तो महिलाओं को कम आंका जाने लगता है, तो ये बात यहाँ पर कहा गया। चौथा जो इसका आयाम है वो है राजनीतिक असमानता। राजनीतिक असमानता यहाँ पर देखने को मिलता है। कहा जा रहा है कि हालांकि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 33% अथवा उससे अधिक आरक्षण प्राप्त है। जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है, ठीक है। फिर भी उच्च राजनीतिक संस्थाओं में उनकी भागीदारी सीमित है। जो उच्च राजनीतिक संस्थाएं हैं उसमें उनकी भागीदारी सीमित है। ये कहाँ का बात किया जा रहा है, पंचायती राज संस्थाओं के बारे में बात किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार महिलाएं केवल नाम मात्र की प्रतिनिधि बनकर रह जाती हैं और वास्तविक निर्णय पुरुष लेते हैं। मतलब कई बार आप देखते हैं कि जो मुखिया है उसके पद पर महिला को खड़ा किया गया, महिला जीत भी गई, लेकिन जो सारा काम होता है वो कौन करता है, उसका पति करता है, उसका भाई या फिर उसका बाप करता है, ठीक है। लेकिन हम लोग अगर बात करें किसी महिलाओं के बारे में, असमानता के बारे में, तो जिस देश का राष्ट्रपति स्वयं एक महिला है तो उसके बारे में महिलाओं का कह सकते हैं कि वो कमजोर है या फिर उसको कम अवसर मिल रहा है, इसके बारे में बात करना ही गलत हो जाएगा। क्योंकि जिस देश का प्रथम व्यक्ति एक महिला है तो उसके बारे में गलत कैसे बोल सकता है कोई भी। पांचवा यहाँ पर हम लोग जो असमानता देखते हैं या फिर जो इसके आयाम देखते हैं वो है सामाजिक एवं सांस्कृतिक असमानता। पितृसत्तात्मक व्यवस्था, दहेज प्रथा, बाल विवाह, पुत्र प्राथमिकता तथा महिलाओं के विरुद्ध हिंसा जैसी सामाजिक समस्याएं लैंगिक असमानता को जन्म देती हैं। इन समस्याओं की तीव्रता विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग पाई जाती है। जो सामाजिक और सांस्कृतिक असमानताएं हैं, जैसे कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, मुखिया कौन होता है परिवार का, वो होता है पिता या फिर कोई पुरुष। दहेज प्रथा, दहेज किसको देना पड़ता है, वो देना पड़ता है पुरुषों को। मतलब महिला क्या करती है, पुरुष को दहेज देती है। बाल विवाह से बहुत सारे समस्या देखने को मिलता है। जो पुत्र प्राथमिकता ऐसा समस्या देखने को मिलता है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा ऐसी सामाजिक समस्याएं देखने को मिलती है। ये सब क्या है, सब लैंगिक असमानता को बढ़ावा देता है। इन समस्याओं की तीव्रता विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग पाई जाती है। कई क्षेत्रों में ये सारी चीजें बहुत अधिक पाया जाता है, कई क्षेत्रों में कम पाया जाता है, ठीक है। छठा जो यहाँ पर हम लोग आयाम देखेंगे वो है ग्रामीण शहरी अंतर। शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को शिक्षा, रोजगार तथा स्वास्थ्य सुविधाएं अपेक्षाकृत अधिक उपलब्ध होती हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत सोच, संसाधनों की कमी और सामाजिक प्रतिबंध महिलाओं के विकास में बाधा बनते हैं। मतलब आज भी जो गांव वाला समाज है वो महिलाओं के विकास में आड़ा हुआ है, मतलब बाधा बना हुआ है। क्योंकि यहाँ पर उतना कहते हैं सुविधा नहीं है, अपेक्षाकृत कम उपलब्ध है। जैसे कि वहाँ पर सुविधाएं नहीं है, ऐसा पारंपरिक कुछ सोच है, रोजगार है, आय है, जिसके कारण महिलाओं को कम आंका जाता है, फिर कम सुविधा दिया जा सकता है। तो ग्रामीण शहरी में अंतर देखने को मिलता है। सातों जहाँ पर हम लोग आयाम देखेंगे वो क्षेत्रीय विषमताएं। क्षेत्रीय विषमताएं मतलब सारा क्षेत्र एक जैसा नहीं होता, तो वो भी इसकी असमानता को दिखाता है। भारत के दक्षिणी एवं पूर्वोत्तर राज्यों में महिलाओं की सामाजिक स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है, जबकि उत्तर पश्चिम राज्यों में लिंग आधारित भेदभाव अधिक देखा जाता है। इस प्रकार लैंगिक असमानता का स्वरूप क्षेत्र विशेष की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है। मतलब क्षेत्र की विशेषता से भी उस समाज का आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों क्या वो प्रभावित होता है महिलाओं का, क्षेत्र के हिसाब से, ठीक है। आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं भारत में लिंगानुपात। ये लिंगानुपात होता क्या है, पहले इस चीज को आप देख लीजिए कि लिंगानुपात का अर्थ क्या होता है। किसी देश या क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। मतलब किसी भी देश में या फिर किसी भी क्षेत्र में 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, ठीक है, उसी को लिंगानुपात कहा जाता है। लिंगानुपात महिलाओं की सामाजिक स्थिति का एक महत्वपूर्ण जनांकीय सूचक है। जो लिंगानुपात है ये बताता है कि महिलाओं का सामाजिक स्थिति क्या है। अगर सामाजिक स्थिति बेहतर होता तो पुरुष से ज़्यादा महिलाएं होती, या फिर पुरुष और महिलाएं दोनों बराबर होते, लेकिन वो कम है, और ये बताता है कि महिलाओं का स्थिति कैसा है, ठीक है। ये बात यहाँ पर कहा जा रहा है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि भारत में लिंगानुपात की स्थिति। हम लोग देखते हैं कि भारत में लिंगानुपात की क्या स्थिति है। भारत में लंबे समय तक महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में कम रही है। कई वर्षों से यहाँ पर देखते हैं, सारा वर्ष लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि जो महिलाओं की संख्या वो पुरुषों की संख्या से कम रहा है। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात, जो 2011 का जनगणना हो उसके हिसाब से आप समझिए, या फिर जो 1901 से जनगणना हो रहा है और 2011 में जनगणना हुआ उसके बारे में यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो पहले समझिए कि जो 1901 से जनगणना हो रहा है उसके आधार पर लिंगानुपात क्या है भारत का। वर्ष यहाँ पर लिखा हुआ है और प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। 1901 में प्रति 1000 पुरुष पर 972 महिलाएं थी। आया 1951 का दौर, उस टाइम में प्रति 1000 पुरुष पर 946 महिलाएं थी। 1971 में प्रति 1000 पुरुष पर 930 महिलाएं थी। 1991 में 927 महिलाएं थी। 2001 में प्रति 1000 पुरुष पर 933 महिलाएं थी और 2011 में प्रति 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं थी। तो ये आपने देख लिया कि जनगणना के आधार पर किस तरह से घटता और बढ़ता ये रहा है।
आगे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 था, जो 2001 की तुलना में सुधार दर्शाता है। मतलब 10 का बढ़ोतरी हुआ था। अब देखें कि जो 2001 का जनगणना हुआ था, वहां पर प्रति 1000 पुरुष पर 933 महिलाएं थी, और यहाँ पर 943 महिला, मतलब ये बढ़ा था। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में कुल लिंगानुपात 1020 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष दर्ज किया गया। हालांकि जन्म के समय लिंगानुपात अभी भी चिंता का विषय है। ठीक है, क्या कहा कि जो 2019-21 का डाटा है वो कहता है कि भारत में 1000 पुरुष पर 1020 महिलाएं हैं आज के टाइम में, लेकिन वो जन्म के समय लिंगानुपात बहुत ही कम है। मतलब महिलाओं को अगर देखा जाए तो अगर पेट में लड़की है तो उसको मार दिया जाएगा, और लड़का है तो रखा जाएगा। उस तरह से कहा जा रहा है कि जन्म के आधार पर अगर हम लोग बात करें तो जन्म के आधार पर आज भी पुरुष से महिलाओं को कम दिया जा रहा है महत्व, इस तरह से कहा जा रहा है। लेकिन 2019 से 21 का अगर हम लोग बात करें डाटा का, तो 1000 पुरुष पर 1020 महिलाएं दिखाई दे रहा है। भारत में लिंगानुपात का क्षेत्रीय स्थिति कैसा है? उच्च लिंगानुपात वाले राज्य, जो उच्च लिंगानुपात वाले राज्य, मतलब 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं, उसको लिंगानुपात कहा जाता है। तो उच्च जो है, मतलब जहां पर महिलाओं की संख्या ज्यादा है पुरुषों की संख्या से, उसको कहा जाता है उच्च लिंगानुपात वाले राज्य। जैसे केरल में 1000 पुरुषों पर, यहाँ पर 1084 महिलाएं हैं। पुडुचेरी में 1000 पुरुषों पर 1001 महिलाएं हैं। तमिलनाडु में 1000 पुरुषों पर 996 महिलाएं। आंध्र प्रदेश में 1000 पुरुषों पर 993 महिलाएं। छत्तीसगढ़ में 1000 पुरुष पर 991 महिलाएं। इसको बोलते हैं उच्च लिंगानुपात वाले राज्य। यहीं पर आप देख सकते हैं जो निम्न लिंगानुपात वाले राज्य हैं, जैसे कि हरियाणा हो गया। ठीक है, हरियाणा 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं। पंजाब में 1000 पुरुषों पर 895 महिलाएं। उत्तर प्रदेश में 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं। बिहार में 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं। राजस्थान में 1000 पुरुषों में 928 महिलाएं। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि भारत में लिंगानुपात का वितरण समान नहीं है। जो भारत में लिंगानुपात का वितरण वो समान नहीं, कहीं पर ज्यादा है तो कहीं पर कम है, कहीं पर ठीक ठाक है। आगे दोस्तों हम लोग भारत में निम्न लिंगानुपात के कारण देख लेते हैं कि भारत में जो कम लिंगानुपात है उसके क्या क्या कारण है। तो पहला जो कारण वो है पुत्र को प्राथमिकता देना। लोग पुत्र को प्राथमिकता देते हैं, बेटा ही रखना चाहते, बेटी नहीं रखना चाहते। कन्या भ्रूण हत्या का एवं लिंग चयन, कन्या भ्रूण हत्या फिर लिंग चयन, ये सब क्या है? ये सब कारण है जो निम्न लिंगानुपात है उसका। अगला जो कारण है वो है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा। चौथा है महिलाओं के स्वास्थ्य की उपेक्षा। महिलाओं के स्वास्थ्य की उपेक्षा होती है, बाल विवाह से समस्याएं होती है, शिक्षा एवं जागरूकता का अभाव होता है, पितृ सत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था यहाँ पर होता है। और सबसे बड़ा जो कारण है वो यहाँ पर ये नहीं लिखा कि यहाँ पर बलात्कार बहुत होता है। हमारे देश में बलात्कार बहुत ज्यादा होता है और उसको कोई सजा नहीं मिलता। तो लोग डर से भी बेटी नहीं रखते, क्योंकि हो सकता है उसका भी कल बलात्कार हो जाए। तो ये भी एक कारण है, यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा आप 8 नंबर लिख करके, बलात्कार की समस्या और सरकार चोर है, इस तरह से लिख दीजिए। सरकार के बारे में कुछ भी बोलिए, सरकार है ही चोर। भारत में महिलाओं की स्थिति हम लोग देखते हैं। भारत में महिलाओं की स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में आज हम लोग देखते हैं कि महिलाओं का जो स्थिति है वो क्या है भारत में। ठीक है, तो शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति कैसी है? महिला साक्षरता दर में निरंतर वृद्धि हुई है। अधिक लड़कियां विद्यालयों एवं उच्च शिक्षा संस्थानों तक पहुंच रही हैं, फिर भी पुरुषों की तुलना में अंतर अभी भी मौजूद है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखें तो आज देखते होंगे कि बहुत सारे लड़कों के साथ, अभी आप जो एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो उसमें से बहुत सारी लड़कियां भी होंगी। तो कुछ तो बढ़ा ना, पहले सिर्फ 8 तक लड़कियां पढ़ती थी, अब आप ग्रेजुएट हो जा रहे हैं। बहुत सारी जो लड़कियां वो कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो वो लोग नौकरी भी ले रही हैं। तो कुछ सुधार हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि पुरुषों की तुलना में भी बहुत ही कम है। आर्थिक क्षेत्र में देख लेते हैं, महिलाएं कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र तथा स्वरोजगार में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इसके बावजूद उनकी श्रम भागीदारी दर अपेक्षाकृत कम है तथा समान कार्य के लिए समान वेतन की समस्या बनी हुई है। मतलब जो काम पुरुष करता है और उस काम के लिए जितना उसको पैसा मिलता है, वही काम करने के लिए महिलाओं को कम पैसा दिया जाता है। तो आर्थिक क्षेत्र में उनकी स्थिति को यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन फिर भी हम फिर से एक बात कहना चाहें कि जिस देश की महिला खुद पर राष्ट्रपति हो, उसके बारे में महिलाओं की टिप्पणी करना अच्छा बात नहीं है, क्योंकि अब महिलाओं की स्थिति इस बात से आंक सकते हैं कि उस देश का जो राष्ट्रपति वो एक सिर्फ महिला है। ठीक है, तो महिलाओं को अब कम नहीं कह सकते। राजनीतिक क्षेत्र में देख लेते हैं महिलाओं की स्थिति। पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण के कारण महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ी है। अनेक महिलाएं ग्राम पंचायतों से लेकर संसद तक नेतृत्व की भूमिका निभा रहे हैं। बहुत सारी महिलाएं देख सकते हैं, आज ममता बनर्जी को आप देख लीजिए। ठीक है, जो रेखा गुप्ता है दिल्ली की मुख्यमंत्री, उसको देख लीजिए। तो इस तरह से बहुत सारी महिलाएं भी हैं जो संसद तक पहुंची हैं। ठीक है, जो देश को संभाल रही हैं, जो अपने राज्य को संभाल रही हैं। चौथा यहाँ पर पॉइंट है वो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में मातृ मृत्यु दर में कमी आई तथा संस्थागत प्रसव में वृद्धि हुई है। फिर भी कुपोषण, एनीमिया तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच जैसी समस्याएं अभी भी मौजूद हैं। तो इस तरह की समस्याएं अभी भी बना हुआ है। पांचों जहाँ पर हम लोग पॉइंट देखेंगे वो है सामाजिक स्थिति।
दहेज, घरेलू हिंसा, लैंगिक भेदभाव तथा महिलाओं की सुरक्षा जैसी चुनौतियां आज भी समाज में सामने हैं। दूसरी ओर शिक्षा, जागरूकता और कानूनों के कारण महिलाओं का आत्मविश्वास एवं सामाजिक सहभागिता बढ़ा है। कई सारे कानून महिलाओं के लिए बनाए गए ताकि वो अपने कैसे थे जो घरेलू हिंसा होता है, जो दहेज प्रथा है, उसके खिलाफ वो खड़ी हो सकें। तो इसके लिए कई सारे कानून बनाए गए हैं। कभी कभी क्या होता है, महिलाएं इन कानूनों का गलत इस्तेमाल भी करती है। तो इसके लिए बहुत सारे प्रावधान हैं और बहुत सारे प्रावधान करने भी चाहिए ताकि महिला, अगर आपको शक्ति दिया है तो आप उसका गलत इस्तेमाल ना करें। ठीक है। महिलाओं के उत्थान हेतु कुछ सरकारी पहल भी किए गए, उस चीज को भी देख लीजिए। पहला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लाया गया ताकि बेटियों को पढ़ाया जा सके। सुकन्या समृद्धि योजना लाया गया ताकि उनका विकास किया जा सके। प्रधानमंत्री मातृ वंदना लाया गया। ये सब क्या है, सब सरकारी योजनाएं ताकि जो महिलाएं हैं, उनका उत्थान हो सके। महिला हेल्पलाइन जारी किया गया कि अगर कोई कह सकते कोई अगर कुछ गलत होता है तो आप महिला हेल्पलाइन में कॉल कर सकते हैं। स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन दिया गया। जो एनजीओस होते हैं, जो महिला संगठन होते हैं, उनको प्रोत्साहन दिया गया ताकि महिलाओं की समस्याओं के लिए महिलाएं स्वयं खड़ी हो सके। पीसीपी एनटीडी अधिनियम का कठोर क्रियान्वयन किया गया, इसको लागू किया गया ताकि महिलाओं का उत्थान किया जा सके। इस तरह से कुछ सरकारी पहल भी किए गए। आगे दोस्तों एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष जरूर लीजिएगा एग्जाम में कि लैंगिक असमानता का स्वरूप केवल सामाजिक नहीं बल्कि भौगोलिक भी है। विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा राजनीतिक भागीदारी में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। भारत में लिंगानुपात में सुधार के संकेत मिले हैं, फिर भी जन्म के समय लिंगानुपात तथा महिलाओं के प्रति भेदभाव जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। महिलाओं के समान अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करके ही एक समतामूलक एवं समावेशी समाज का निर्माण किया जा सकता है। इसके लिए तो कदम बढ़ाया जा चुका है। महिलाओं को बराबर लाने के लिए बहुत सारे योजनाएं लागू किए गए, बहुत सारे कानून बनाए गए। लेकिन महिला क्योंकि इन कानूनों का गलत उपयोग करे, इसके कारण महिलाएं फिर अभी 100 साल पीछे चली जाएंगी, क्योंकि फिर से कानून बनेगा इनको रोकने के लिए। और जो अभी महिलाएं विकास कर रही थी उनमें भी अड़चन दिखेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि उनको भी सोचना चाहिए कि जो आपको कानून दिए गए उनका दुरुपयोग ना करें और अपने बचाव में उस चीज़ का उपयोग किया जाए, अपने उत्थान के लिए उस चीज़ का उपयोग किया जाए, ना कि किसी को फंसाने के लिए, किसी के दुरुपयोग के लिए। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। चैनल पर दोस्त नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।